देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। सीएम धामी ने देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेमिनार में प्रतिभाग किया है, जहां सेमिनार में संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एआई मिशन की सफलता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, देहरादून एआई आधारित सेमिनार का आयोजन उन्होंने किया है, जहां सेमिनार में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया और साथ ही साथ उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि एआई मिशन की सफलता के लिए सीओई बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां एआई आधारित सेमिनार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने सेमिनार में प्रतिभाग किया और इस दौरान उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि एआई मिशन की सफलता के लिए सीओई बनाया जाएगा। बहुत अच्छा काम करें, ऐसा कार्य करें कि जो हमारे उत्तराखंड की तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिस संकल्प में कोई विकल्प न हो, ऐसा संकल्प आप सबके मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने में सहायक होगा। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर आपसी विचार विमर्श द्वारा उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो एआई की माध्यम से क्रांतिकारी विकास का रोड मैप तैयार करने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप सब अपना योगदान देंगे। मैं राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या खटीमा पहुंचे थे, जिसमें पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया और वहीं आमजन मानस की समस्या सुनी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि खटीमा, नानक मत्ता और सितारगंज की मुख्य समस्याओं को सुना गया, जिसमें जो ठेकेदार ठीक समय काम नहीं कर रहे हैं उनको आर्थिक दंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनको अक्टूबर महीने तक कार्य पूर्ण करने को लेकर चेतावनी भी दी गई और साथ ही सड़कों में गड्ढे जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका में जो रिपेयर का काम किया जाना है उनको अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खटीमा क्षेत्र के जो हमारे पेयजल निगम से, जल संस्थान से और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके सभी अधिकारियों के साथ मेरी ये बैठक हुई है और खटीमा, नानकमता, सितारगंज क्षेत्र की जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उन पर विस्तार से समीक्षा बैठक की है और उनको कहा है कि जो ठेकेदार जो किसी कारण से काम ठीक नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी देते हुए अक्टूबर के माह तक ये जो पेयजल का काम पूर्ण हो और जो रोड कटिंग जो की गई है उनमें जो जहां गड्ढे बने, जो दुर्घटना के कारण बने हैं, उन गड्ढों का कोई तुरंत उनको ठीक किया जाए और जो रिपेयर का काम होना है जिसमें पीडब्ल्यूडी या नगर पालिका के द्वारा किया जाना, उसकी टेंडर प्रक्रिया पहले से पूर्ण हो और अक्टूबर के माह में उनमें भी काम कंप्लीट हो जाए, इस तरह के निर्देश। तो चलिए खबरों में अब बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी में सनवाल क्लिनिक ऑफ स्पीच एंड हियरिंग का विधिवत भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध डॉक्टर उपस्थित रहे। सनवाल क्लिनिक के निदेशक और अनुभवी स्पीच थेरेपिस्ट जैसे ऑडियोलॉजिस्ट
अंजलि सनवाल ने इस मौके पर अपनी सेवाओं और उपलब्धियों का विस्तार से बताया। बेंगलुरु के प्रसिद्ध अस्पतालों में अपने व्यापक अनुभव के बाद उन्होंने पिछले 3 वर्षों में हल्द्वानी में 5000 से अधिक लोगों को स्पीच डिसऑर्डर से निजात दिलाई है और 1000 से अधिक लोगों को हियरिंग एडेड्स सफलतापूर्वक फिट किए हैं। और अंजलि सनवाल ने कहा कि हल्द्वानी में ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिलेप्ट स्पीच लैंग्वेज, हकलाना और तुतलाने जैसी समस्याओं के लिए स्पीच थेरेपी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा वोकल कोड नोड्यूल्स, वोकल कोड पॉलिक और वोकल कोड पैरालिसिस ऑफ फीवरफोनिया जैसी समस्याओं के लिए वॉइस थेरेपी भी उपलब्ध है। और सुनने की समस्या से ग्रस्त बच्चों के लिए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी दी जाती है। और इस उच्च स्तरीय ऑडियो विभाग को भी स्थापित किया जाएगा, जहां ऑडियोमेट्री स्ट्रेट टेस्ट और डिमिस्ट टेस्ट जैसे OE टेस्ट जैसी उच्च स्तरीय जांच की जाती है। यहां क्लिनिक में 2 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के वृद्ध तक कान की जांच की जाती है और साथ ही अत्याधुनिक हियरिंग एंड फिटिंग से मरीज नॉर्मल दिनचर्या को अपनाने में सक्षम है। इस अवसर पर बोलते हुए अंजलि सनवाल ने कहा कि इस क्लिनिक का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता की सेवा प्रदान करना और लोगों को सुनने और बोलने की समस्याओं से मुक्त करना है। नए स्थान पर अधिक उन्नत सुविधाओं के साथ सेवा प्रदान करने के लिए हम हल्द्वानी में सुविधाओं से पूर्ण क्लिनिक बच्चों, वयस्क लोगों के इलाज और पूर्ण आत्मविश्वास से जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पुणे में यहाँ से ठीक हुए जो मरीज है जो आज बिना पैनिक जीवन गुजार रहे हैं। वही सनवाल क्लिनिक उनके परिजनों के भी विश्वास पर खरा उतरा है। क्लिनिक स्पीच एंड हियरिंग है। ये सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है फॉर स्पीच एंड हियरिंग। जिन लोगों को भी बोलने या फिर सुनने में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज हो, ऑटिज्म हो, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो, वॉइस प्रॉब्लम्स हो या फिर स्ट्रोक प्रॉब्लम हो, जिनको भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, उसकी स्पीच थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हमारा हियरिंग डिपार्टमेंट है, जहां हर टाइप की टेस्ट होती हैं, चाहे वो ऑडियोमेट्री हो, इम्पिडेंस हो, OE टेस्ट हो, बेरा टेस्ट हो। सो हर टाइप की हियरिंग टेस्ट एंड हियरिंग एड फिटिंग हम लोग। लालकुआ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की डॉली रेंज की टीम ने अवैध रूप से जंगल से काटकर ले जा रही बेशकीमती खैर की लकड़ी से लदी बोलेरो कार को जब्त किया और साथ ही मौके पर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। पकड़ी गई अवैध खैर की लकड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर बोलेरो कार को रेंज कार्यालय में सीज कर दिया है। साथ ही फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इधर मामले की जानकारी देते हुए डॉली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवीन सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि डॉली रेंज के अंतर्गत ऊंचा गाद वित्त बीट से खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान कर उसको बोलेरो कार से ले जाया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम ने बताए हुए स्थान पर छापेमारी करते हुए बोलेरो कार को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम रविंद्र कुमार निवासी डोरा ढाम शक्ति फार्म बताया। वहीं पकड़ी गई बोलेरो कार से वन विभाग को 11 गिलेट खैर की लकड़ी के बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इधर वन क्षेत्राधिकारी नवीन पवार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। उन्होंने वन तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि जंगल से अवैध लकड़ी तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर पकड़ने वाले टीम ने मुख्य रूप से वन क्षेत्राधिकारी नवीन चंद्र पवार, डिप्टी रेंजर मनोज जोशी समेत कई अन्य वन कर्मी मौजूद रहे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि इमली घाट अनुभाग के अंतर्गत ऊंचा गांव दितिबीड़ से कुछ अपराधी खैर वृक्ष काट रहे गए, तो हमने तुरंत टीम का गठन कर उनकी घेराबंदी की, जहां पर हमने एक बोलेरो गाड़ी तथा 11 गिल्टे उसमें अवैध रूप से खैर के लदे हुए थे, वो पकड़कर सीज किए हैं। एक मुलजिम इसमें
रविंदर सिंह है जो ढोराडाम का निवासी है, उसे हमने गिरफ्तार किया है और 2 और मुलजिम जो कि भागने में सफल रहे हैं उनकी धरपकड़ हम कर रहे हैं। 26 भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत हम इसे पंजीकृत कर रहे हैं। नहीं, वन तस्करों को हम किसी भी कीमत में वो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी अवैध काम करेगा उसको पकड़कर जेल डालने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हो गया है और MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारा जा रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को अपनी सेवाएं दे रहा है और सभी लोगों के बाहर आने तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग तक पहुंचते तीर्थयात्रियों के लिए परामर्श जारी किया जाएगा और जिसमें उनसे कहा गया है कि वे फिलहाल जहां भी हैं सुरक्षित रुके रहें और अपनी केदारनाथ धाम यात्रा को स्थगित कर दें। परामर्श में कहा गया है कि इस समय सोनप्रयाग से आगे मोटर मार्ग और पैदल मार्ग की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भीमबली में 20 से 25 मीटर तक मार्ग बह गया है और पहाड़ी से बड़े बड़े जो पत्थर है वो गिर के रास्ते जो है वो बाधित हो गए हैं। जिस दिन इस 31 तारीख की रात्रि को 8 साढ़े 8 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी। तत्पश्चात वहाँ से लगातार लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कतिपय कारणों के कारण जैसे कल भी मौसम साफ नहीं रहा, परसों भी मौसम साफ नहीं रहा और उस कारण से हम लोग कल भी हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और आज जैसे ही मौसम खुला हम भारतीय वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी और आपके गुप्तकाशी जागधार हमें यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हाँ जी, तो आज 5 अगस्त हो गई है 2024 को। अभी सुबह 8:15 बजे आपको नीचे लाया गया है। सिविल प्रशासन और जो रक्षा प्रशासन है आपके साथ सदैव खड़ा रहा। आपको रहना, खाना और हर चीज़ ऊपर भी मिला, अभी भी यहाँ पे। हाँ जी, और आपके लिए हमने प्रशासन ने जाने के लिए व्यवस्था कर रखी है, तो आप सरकार को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो मर रहे जल रहे वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में। मैं गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी माँ के नाम से हूँ। हाँ जी, और अब आना खड़ा हूँ। हाँ, दसना में हमारा विश्वास है सरकार पे, आज उन्होंने हमको पहुँचा दिया। हाँ जी, लगे हैं बेचारे वो सबको बचाने पे। हाँ जी, आपने जान उनके हाथ में ले रखे, हाँ जी, दूसरे को बचाने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होना चाहिए और सबका जीवन बचना चाहिए। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है और बीते रविवार देर शाम तक सीफर डॉग की मदद से सर्च अभियान जारी रहा। लिंचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है और जिसमें अब तक किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीते सोमवार को DDMO नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान जो है वो शुरू कर चुके हैं। 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में श्री केदारनाथ धाम से लिंचोली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया। इन यात्रियों को लिंचोली से एयरलिफ्ट कर शेरसी हेलीपैड पर उतारा जाएगा और इसके अलावा NDRF की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार जारी है और सर्चिंग में सिफर डॉग की भी मदद ली जा रही है और लिंचोली में रामबाड़ा तक जो सर्च अभियान जो है वो अब तक पूरा हो चुका है और
100 यात्रियों को लिंचौली से शेरसी हेलीपैड पर उतारा गया और एनडीआरएफ का जंगल मंदाकिनी नदी के पास जो सर्चिंग है ऑपरेशन वो लगातार जारी है। तो खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर लगातार यहाँ पर आपको बताते चले कि लिंचौली से रामबाड़ा तक जो ऑपरेशन है एनडीआरएफ टीम की वो लगातार यहाँ पर जारी है और 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में श्री केदारनाथ धाम से लिंचौली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया है। और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सिफर डॉग की जो मदद है वो भी ली जा रही है। लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मुस्तैदी से यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और ये भी आपको बताते चले कि एनडीआरएफ की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार जो अपना सर्च ऑपरेशन है वो लगातार उनका जारी है। और लिंचौली से रामबाड़ा तक सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है और 100 यात्रियों को लिंचौली से शेरसी हेलीपैड पर उतारा गया है। और एनडीआरएफ का जंगल मंदाकिनी नदी के पास लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में सिफर डॉग की जो मदद है वो भी ली जा रही है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का रेस्क्यू अभियान बीते सोमवार को भी जारी रहा और आचार्य संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित श्री केदारनाथ धाम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार का धन्यवाद किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पैदल मार्ग पर पहाड़ियों की खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने के कारण जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है और इस आपदा की घड़ी में योकाडा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब सचिव योकाडा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने के लिए लगे हुए हैं और करीब 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम में खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ानें भरने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो जाएंगे और हेलीकॉप्टर से ही वापस आएंगे ना, तो यात्रा कंप्लीटली बंद नहीं होगा। ठीक है जी, मुझे भी ठीक है। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कृषि और उद्यान विभाग की संचालित योजनाओं और आगामी प्रस्तावित योजनाओं के रोड मैप का प्रस्तुतिकरण दिया है और विभागीय मंत्री ने विस्तार से योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और अधिकारियों को प्रस्तावित योजनाओं और भविष्य की चुनौतियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से राज्य में भारी बारिश से कृषि और उद्यानिकी फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी लेते हुए आकलन करने और हर रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं के बजट 100% खर्च पूर्ण न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र पोषित योजनाओं का बजट 100% खर्च करने के निर्देश दिए। जनपदों के 100% बजट खर्च न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गेम चेंजर योजनाओं जैसे एप्पल मिशन, मिलेट मिशन,
एरोमा, कीवी मिशन, मौन पालन इत्यादि योजनाओं को मिशन मोड पर किया जाए। उन्होंने ये निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है और कहा कि चाय फैक्ट्री की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं स्थानीय चाय उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा और चाय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी, यानी बढ़ोतरी होगी। मंत्री गणेश जोशी ने जैविक खेती की महत्वता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। उन्होंने मिल्टन्स के उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों से ये भी कहा कि मधुमक्खी पालन की प्रदेश में अपार संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की मौन पालन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने और कीवी और एप्पल मिशन के एक बेहतर रणनीति के तहत कार्य करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश ने अठूरावाला पहुंचकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तगधार में पेट्रोलिंग के दौरान देहरादून अठूरावाला निवासी बलिदानी हवलदार सत्य सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों को उनके ढाढ़स बधाया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम धामी ने अमर बलिदानियों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ ही सैनिक और उनके आश्रितों की कल्याण के लिए कई हितकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी बलिदानी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन बलिदानी की वीरता का बखान करना और उनके यादों को जिंदा रखने का कार्य जो है देशवासी का कर्तव्य है। इस दुख की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। बताते चले कि हवलदार सत्य सिंह बिष्ट मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान बलिदानी हो गए। हवलदार सत्य सिंह 17वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सेवा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। अभी कुछ दिन पूर्व मैं यहाँ पर आया था, 22 गढ़वाल का हमारा एक जवान शहीद हुआ था। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी पटन से हूँ। उसके हवलदार सत्य सिंह LEC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कारगिल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एकमुश्त देने वाली सहायता राशि को 10 लाख से 50 लाख कर दिया और कई और सुविधाएं हम लगातार सैनिकों को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन परिवार को लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और सरकार पूरी ईमानदारी से इस परिवार के साथ खड़ी है। तो वहीं 13 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के बाद उसके गांव शांतर शाह बहादुराबाद हरिद्वार में लगातार तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। सोमवार को जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे भी बच्ची की माता से मिलने उनके घर पहुंची। आपको बताते चले कि पिछले महीने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें कई आरोपी पकड़े गए। वहीं पीड़िता बच्ची के घर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और घर वालों को तमाम तरह की सांत्वना भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक
कोई जो है कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। पीड़िता बच्ची के माता का कहना है कि ना तो उन्हें कहीं से भी ठोस मदद मिली है और ना ही आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी हो सकी है। ऐसे में भावना पांडे ने सरकार से मांग की है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी प्रधान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। शाम को क्या बता के कहा जा रही है? मैं आज संतरसा गांव में हूँ, स्वाति के गांव में। मैं पिछले 1.5 महीने से दिल्ली थी क्योंकि मेरा बेटा का स्वास्थ्य खराब था। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ से भी मुझे लगातार फ़ोन आए और काफ़ी यहाँ पर राजनीति भी चल रही थी, तो रावण भी आया, नगीना की MP, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से अंकिता भंडारी को न्याय अब तक नहीं मिला, हम उम्मीद कर रहे हैं, और स्वाति को भी न्याय मिलना चाहिए। और कम से कम ये 4 लाख से क्या होता है, न तो पिता हैं और न भाई हैं, घर इस तरह है, तो एटलीस्ट अगर अंकिता भंडारी को 25 लाख दिए हैं तो मैं चाहती हूँ इस दलित की बेटी को भी 25 लाख मिलना चाहिए। एक ही स्टेट, एक ही मुख्यमंत्री, 2 नज़रें नहीं होनी चाहिए, 2 जगह वो नहीं होना चाहिए। बेटी तो बेटी होती है, वो भी उत्तराखंड की बेटी, ये भी उत्तराखंड की बेटी। और मैं चाहती हूँ मुआवजा बढ़े, वरना मैं इसको पार्लियामेंट में सवाल उठाऊंगी कि दलित की बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों। जब 25 लाख आपने अंकिता भंडारी को दिए हैं, और देखिए पैसे से कोई आदमी तो नहीं, इंसान नहीं आ सकता, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ये हो जाता है कि भाई हाँ फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। और दूसरा, न तो इसके पास पिता का साया, न इनके पास पति का साया, न बेटी का, और क्या करेंगे अभी से, बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड हैं। और मैं चाहती हूँ आदित्य राज सैनी जो यहाँ का प्रधान है, जिसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी जेल भेजना चाहिए। और क्योंकि वो उसको कोई यहाँ का विधायक, एक्स विधायक बड़ा बचा रहे हैं, और ये गलत बात है, और मैं छोड़ूंगी इस विधायक को भी। आप तत्काल प्रभाव से आदित्य राज सैनी को गिरफ्तार कराइए। जी, उन्होंने तो आदित्य सैनी ने कोर्ट में घेर दिया मुझे, अब मैं केस लड़ने को तैयार हूँ। घर तक गायब है वो, पकड़ा नहीं पुलिस ने। हाँ जी। और आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस मुझे उनकी फांसी चाहिए। अच्छा, तो इसमें विक्र उन्होंने मेरी लड़की तड़फाया को बोलता कड्डा है ना उसका, मुझे तो कर उनकी फांसी चाहिए। मुझे किसी का कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।